आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस बात को थोड़ा पहले बारीकी से समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कणों के निकाय का क्या मतलब है, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ हों तो उस पूरे को मिला करके एक सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो विद्यार्थी आप हैं, टीचर हैं पढ़ाने वाले, प्रिंसिपल हैं, वहाँ बाबू है, चपरासी है, तो इन सब को मिला करके एक निकाय या सिस्टम बोलेंगे। तो हम जैसा कि केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो दो चीज़ें थी, एक सिस्टम था, एक सराउंडिंग था। तो हम जिसकी स्टडी करते थे, जिसका अध्ययन करते थे, उतने भाग को सिस्टम मानते थे, बाकी भाग को सराउंडिंग मानते थे, यानी वातावरण, उसके आसपास का वातावरण, वो सराउंडिंग होता था, मतलब जिससे वो घिरा हुआ है। जैसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर हम पानी का अध्ययन करें तो पानी हमारा सिस्टम या निकाय हो जाएगा और बाल्टी उसकी बाउंड्री हो जाएगी, और बाल्टी के बाहर हम खड़े हैं या पूरा वातावरण उसका सराउंडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कणों के निकाय तथा घूर्णी गति में हम लोग कणों के ऐसे भाग का अध्ययन करेंगे, और जिस भाग का अध्ययन करेंगे उसी को निकाय या सिस्टम कहेंगे, बाकी सारी चीज़ों को सराउंडिंग या बाहरी वातावरण कहेंगे। और घूर्णी गति का मतलब दो होते हैं। घूर्णी गति का मतलब घूमना, रोटेशनल मोशन, घूमना। घूमने में दो तरह का घूमना हो सकता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसकी वजह से दिन रात होता है, तो ये हमारा चक्रण हो गया। चक्रण जिसको स्पिन कहते हैं अंग्रेजी में, चक्रण। और पृथ्वी सूरज के चारों ओर भी घूमती है तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन, जिसको वृत्तीय गति भी बोलते हैं। तो एक एक बारीकी को आराम से समझते चलेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो इसमें कहा जा रहा है कि पिछले अध्याय में हमने मुख्य रूप से आदर्श बिंदु कण, एक कण जिसे द्रव्यमान युक्त बिंदु के रूप में व्यक्त किया जाए तथा इसका कोई आकार नहीं हो, की गति का अध्ययन किया था। तो पिछले जो चैप्टर हैं उसमें हम लोगों ने एक आदर्श बिंदु कण यानी आइडियल पॉइंट पार्टिकल, यानी एक ऐसा कण बता रहा है कि आइडियल पॉइंट पार्टिकल यानी आदर्श बिंदु कण का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो कह रहा है हम उस कण को आदर्श बिंदु कण या आइडियल पॉइंट पार्टिकल बोलेंगे। कह रहा है कि एक कण जिसे द्रव्यमान युक्त यानी उसमें मास होना चाहिए बिंदु के रूप में व्यक्त किया जाए तथा इसका कोई आकार नहीं हो। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका पूरा मास किसी एक पॉइंट पर हो और उसका कोई शेप ना हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श बिंदु कण बोलेंगे। तो आदर्श बिंदु कण किसे कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो आदर्श बिंदु कण के गति का अध्ययन हम लोगों ने पिछले अध्याय में किया है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि फिर यह मानते हुए कि परिमित आकार के पिंडों की गति को बिंदु कण की गति के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि परिमित आकार मतलब जिनका सीमित आकार हो, एक आकार हो, तो ऐसे कणों की
पिंडों की गति को बिंदु कण के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको भी हम पॉइंट पार्टिकल के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसका कोई सीमित आकार हो, परिमित आकार। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्टडी इवन इन द मोशन ऑफ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, मतलब इनफाइनाइट का मतलब अनंत और फाइनाइट का मतलब जो परिमित यानी सीमित हो। तो ऐसे कण को भी हम पॉइंट पार्टिकल के स्टडी में शामिल कर सकते हैं। हमने उस अध्ययन के परिणामों को परिमित आकार के पिंडों पर भी लागू किया था। तो पीछे जो हमने पढ़ा है तो उसमें ये कह रहा है कि जो पीछे हमने पढ़ा तो उसमें जो फाइनाइट, जिनका आकार है फाइनाइट साइज है, परिमित आकार है, तो उन पिंडों में भी इस आदर्श बिंदु कण के जो परिणाम थे उनको लागू किया था। आगे कह रहा है कि दैनिक जीवन में जितने पिंड हमारे संपर्क में आते हैं वे सभी परिमित आकार के होते हैं। तो जनरली हम जितने भी पिंड देखते हैं सब का कोई इनफाइनाइट तो कोई होता नहीं, अनंत तो कोई होता नहीं, सब ही फाइनाइट आकार के होते हैं। एक विस्तृत पिंड परिमित आकार के पिंड की गति को पूरे तौर पर समझने के लिए आम तौर पर उसका बिंदुवत आदर्श अपर्याप्त रहता है। तो ये कह रहा है कि दैनिक जीवन में मतलब सामान्य दिनचर्या में जितने भी पिंड हमारे संपर्क में आते हैं वे सभी परिमित आकार के होते हैं। एक विस्तृत पिंड यानी जो बहुत जिसका विस्तार है, परिमित आकार के पिंड बहुत विस्तार है लेकिन आकार परिमित है यानी अनंत आकार नहीं है, की गति को पूरे तौर पर समझने के लिए आमतौर पर उसका बिंदुवत आदर्श अपर्याप्त रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि पिंड तो परिमित है लेकिन उसका आकार विस्तृत है और ज्यादा बड़ा है, तो दैनिक रूप से अगर हम आम तौर से उसका अध्ययन करें तो बिंदुवत आइडियल कहना अपर्याप्त रहता है। कि आदर्श बिंदु कण उसे कहें, यह कहना पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय में हम इस प्रतिबंध के परे जाने की चेष्टा करेंगे और विस्तृत पर परिमित पिंडों की गति को समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है अभी जब पॉइंट पार्टिकल या आइडियल पॉइंट पार्टिकल जो पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है, अब उससे थोड़ा सा आगे जाने का हम प्रयास करेंगे और आगे स्टडी करेंगे। कह रहा है एक विस्तृत पिंड प्रथमतया कणों का एक निकाय है। तो एक जो विस्तृत पिंड है यानी जिसका विस्तार है वो कणों का एक निकाय है। तो इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विस्तृत बॉडी को एक्सटेंडेड बॉडी कहा जा रहा है। एक्सटेंडेड मतलब ज्यादा विस्तार उसका हो गया, तो उसी को हिंदी में विस्तृत बॉडी कह रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि कह रहा है अतः हम अपना विवेचन एक निकाय की गति से ही शुरू करना चाहेंगे। तो अब जो हम स्टडी करेंगे और जो बातें करेंगे तो वो एक निकाय की गति यानी सिस्टम ऑफ जो पार्टिकल हैं, कई पार्टिकल मिल करके एक निकाय बनाए हैं, तो उसकी गति से शुरू करेंगे। यहाँ कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक मुख्य अवधारणा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पिंड तो होंगे लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास यानी सारे पिंडों का केंद्र बिंदु, द्रव्यमान केंद्र बिंदु एक ही होगा। यानी सारे पिंडों का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा। तो वही कह रहा है कि अतः हम अपना विवेचन एक निकाय की गति से शुरू करना चाहेंगे। यहाँ कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक मुख्य अवधारणा होगी। तो हम ये मानेंगे कि द्रव्यमान किसी एक केंद्र बिंदु पर परिमित है, तो इसलिए इस अवधारणा का उपयोग हम यहाँ करेंगे। हम कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन करेंगे और फिर परिमित आकार के पिंडों की गति के समझने में इस
अवधारणा की उपयोगिता बताएंगे। तो इस चैप्टर में हम सेंटर ऑफ मास यानी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का भी वर्णन करेंगे और फिर परिमित आकार यानी जिनका सीमित आकार है ऐसे पिंडों की गति को समझने में इस अवधारणा की उपयोगिता बताएंगे। कह रहा है बड़े पिंडों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं उनको दृढ़ पिंड मानकर हल की जा सकती हैं। तो जो बड़े पिंड हैं उनकी बहुत सारी समस्या का समाधान तो हम उनको अगर सॉलिड बॉडी मान लें तो उतने से ही दूर हो जाएंगे। आदर्श दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिसकी एक सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील आकृति होती है। इस प्रकार के ठोस के सभी कण युग्मों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। तो ध्यान दीजिए कि सॉलिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड हम किसे कहेंगे, तो ये निकल करके बात आ गई कि आइडियल सॉलिड बॉडी किसे कहेंगे। तो आइडियल सॉलिड बॉडी हम उसे कहेंगे जिसकी शेप अपरिवर्तित रहेगी, आकृति अपरिवर्तनीय रहेगी और दो कणों के बीच जो उनके मध्य में दूरी है वो अपरिवर्तित रहेगी, दूरियां परिवर्तित नहीं होंगी। तो ध्यान दीजिए, उसको पहली बात तो दबा करके उसकी आकृति नहीं बदली जा सकती, और उसको दबाकर अगर आकृति बदल रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि दो कणों के मध्य जो दूरी है वो बदल रही है। तो दोनों बातें होना चाहिए कि आकृति नहीं बदलना चाहिए और दो कणों के बीच में जो दूरी है वो भी नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी बॉडी को हम आदर्श दृढ़ पिंड यानी आइडियल सॉलिड बॉडी मानेंगे। आगे कह रहा है कि दृढ़ पिंड की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कोई भी वास्तविक पिंड पूरी तरह दृढ़ नहीं होता, क्योंकि सभी व्यवहारिक पिंड बलों के प्रभाव से विकृत हो जाते हैं। तो एक चीज ये भी निकल के आ गई कि सीधी सी बात है, अगर हम व्यवहार में देखें तो कोई ऐसा पिंड नहीं है जो दृढ़ होता हो, कुछ ना कुछ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है अगर बहुत ज्यादा बल लगाया जाए तो उसके आकृति में परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं, स्ट्रेन। परंतु ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं जिनमें विकृतियां नगण्य पाई जाती हैं या नगण्य होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें पिंड का साइज आया आकृति नहीं बदलेगी। अतः कई प्रकार की स्थितियों में तथा पहिए, लट्टू, स्टील के तहत सहतीर और यहाँ तक कि अणु ग्रह जैसे पिंडों की गति का अध्ययन करते समय हम ध्यान न देंगे कि उनमें विकृति आती है, वे मुड़ते हैं या कंपन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब हम बहुत सारे पिंडों की जब स्टडी करेंगे तो हम ये मानेंगे कि उनमें विकृति नहीं आती, या वो मुड़ते नहीं है या वो कंपन करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जैसे ग्रह प्लैनेट की स्टडी करेंगे, किसी लट्टू की, स्टील की, किसी पहिए की, इन सब की स्टडी करेंगे तो हम यही मान के करेंगे कि ये दृढ़ पिंड है, इनमें आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये इनमें विकृति नहीं आती। हम उन्हें दृढ़ पिंड मानकर उनकी गति का अध्ययन करेंगे। तो हम इनको दृढ़ पिंड यानी सॉलिड बॉडी मान कर ही इनकी स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ये फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर बनाया गया है, इसमें कह रहा है एक नत तल पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर, जो ढलान वाला प्लेन होता है उसको इंक्लाइंड प्लेन या नत तल कहते हैं। जैसे आप कहते हैं नत मस्तक हो गया, मतलब झुक गया किसी के सामने, तो नत तल का मतलब झुका हुआ तल, इंक्लाइंड प्लेन। तो नत तल पर एक ब्लॉक की अधोमुखी स्थानांतरण यानी फिसलन गति, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड ऊर्ध्वमुखी, डाउनवर्ड अधोमुखी। तो डाउनवर्ड यानी नीचे, मुख के नीचे, ऊपरी मुखी का मतलब अपवर्ड हो जाता।
तो ये स्थानांतरण यानी फिसलन गति। स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाए यानी चला जाए, तो इसे ट्रांसलेशनल या स्थानांतरण कहते हैं। और उसमें भी घूमे ना तो उसे स्लीपिंग या फिसलन कहते हैं। तो ये फिसल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसलिए इसको फिसलन या स्थानांतरण गति कहेंगे। लेकिन स्थानांतरण या ट्रांसलेशनल मोशन में ये घूम भी सकता है। तो ये बताने के लिए कि ये घूम नहीं रहा है, बीच में फिसलन लिखा है, स्लिपिंग। अगर पहिया होता तो घूमता हुआ आता, तो हम उसको बोलते कि ये स्लिपिंग नहीं है, स्पिन के साथ ये यहां पर आ रहा है या रोटेशन के साथ यहां पर आ रहा है। तो इसको ध्यान देना है कि रोटेशन में तो देखिए दोनों आ जाएंगे, हमारा सर्कुलर मोशन और स्पिन वाला भी। स्पिन भी घूमना होता है, चक्रण जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये चक्रण नहीं कर रहा पिंड, केवल फिसल रहा है, बस इतनी बात को समझना है। कह रहा है ब्लॉक का प्रत्येक बिंदु तथा P1 P2 किसी भी क्षण समान गति में है। तो यहाँ पर देखिए दो पिंड है P1 और P2, तो ये पिंड पूरा एक समान गति से नीचे आ रहा है। तो P1 और P2 पिंड के पॉइंट भी, जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, वो भी समान गति से आ रहे हैं। ये बात को ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गतियां हो सकती हैं, यानी कितने प्रकार की गतियां हो सकती हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव। तो कितने प्रकार की गतियां होती हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं और फिर बताते हैं। कितने प्रकार का मोशन हो सकता है रिजिड बॉडी में। गतियों को देखिए मोशन लिखा है, तो मोशन मतलब गति होता है। गति में बहुत प्रकार की गति हो सकती है। तो कह रहा है आइए दृढ़ पिंडों की गति के कुछ उदाहरणों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रथम एक आयताकार ब्लॉक पर विचार करें जो एक नत तल पर सीधा बिना इधर उधर हटे नीचे की ओर फिसल रहा है, जैसा अभी हमने ऊपर फिगर देखा है। इस फिगर की बात हो रही है। ये आयताकार है, ये आयताकार ब्लॉक है। आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, ये देखिए लिखा हुआ है। और आयत किसे बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती, और जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाए वो स्क्वायर कहलाता है। तो बारीकी से हर चीज को समझिए। तो वही कह रहा है कि आइए दृढ़ पिंड की गति के कुछ उदाहरणों में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रथम एक आयताकार ब्लॉक पर विचार करें जो एक नत तल पर सीधा बिना इधर उधर हटे नीचे की ओर फिसल रहा है, जैसा अभी हमने ऊपर फिगर में देखा है। कह रहा है ब्लॉक एक दृढ़ पिंड लिया गया है, नत तल पर नीचे की ओर इसकी गति ऐसी है कि इसके सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण की सभी कण समान वेग से चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो फिगर हमने अभी ऊपर देखा है, तो इसमें सारे कण हमारे एक समान वेग से नीचे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि पिंड पूरा एक समान वेग से नीचे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कण भी समान वेग से नीचे चलेंगे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ यह दृढ़ पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति में है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो पिंड है ये शुद्ध स्थानांतरण गति में है, यानी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और बिना लुढ़के हुए जाना। देखिए लुढ़क नहीं रहा, एकदम सीधा चला जा रहा है फिसल के। तो ये हमारी शुद्ध स्थानांतरण गति यानी ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ये हमारी शुद्ध स्थानांतरण गति या ट्रांसलेशनल मोशन होगा। इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहा है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। स्थानांतरण गति को अंग्रेजी में ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे।
आप देखिए आगे कह रहा है शुद्ध स्थानांतरण गति में किसी क्षण विशेष पर पिंड का प्रत्येक कण समान वेग में रहता है। तो जैसा हमने ऊपर देखा है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो प्रत्येक कण सेम वेलोसिटी में पाया जाएगा। तो ये बिंदु निकल करके सामने आ गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है ये फिर देखिए नीचे एक फिगर बनाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है नत तल पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर नत मस्तक जैसे झुका हुआ, वैसे नत तल मतलब झुका हुआ। तो नत तल पर नीचे की ओर लुढ़कता सिलेंडर या बेलन यह शुद्ध स्थानांतरण गति नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर देखिए एक बेलन या सिलेंडर को लुढ़काया जा रहा है। तो जब हम बेलन और सिलेंडर को लुढ़काएंगे तो वहां पर P1 और P2 दो बिंदु माने गए थे और दोनों का वेग समान था। यहाँ पर देखिए ये अधोमुखी दिशा में एक सिलेंडर या बेलन लुढ़काया जा रहा है। ये पूरा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छल्ला है, क्योंकि हम पीछे इसके नहीं देख सकते। पीछे तो ये जो पृष्ठ है हमारा उसके अंदर है, जबकि सिलेंडर है ये एक तरह से। सिलेंडर कह रहा है, बेलन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको जब लुढ़काएंगे तो देखिए P3, P4, P1, P2 ये सब अलग अलग प्रकार से गति कर रहे हैं, क्योंकि अब ये घूम रहा है। ऊपर वाला जो फिगर था, ऊपर वाला जो चित्र था, उसमें घूम नहीं रहा था। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर घूम रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी क्षण पर बिंदु P1, P2, P3 एवं P4 के अलग अलग वेग हैं, जैसा कि तीर दर्शाते हैं। अलग अलग वेग का थोड़ा सा और बारीकी से मतलब समझिए। वेग और चाल में अंतर क्या था? वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। तो स्पीड यानी चाल अदिश राशि है, वेग यानी वेलोसिटी हमारी सदिश राशि है, और सदिश यानी वेक्टर। तो सदिश का मतलब दिशा सहित। तो अगर हम दिशा की बात करें तो ये दिशा अलग है, ये दिशा अलग होगी, ये दिशा अलग होगी। ये देखने में एक ही तरफ लग रहा है, लेकिन ये केंद्र बिंदु है तो सीधा तीर ऐसे रहेगा। ये जब घूमेगा तो ये तीर भी घूम जाएगा। तो इसलिए सबकी दिशा अलग है। अब भले वो समान चाल से चल रहे हों, लेकिन दिशा बदल रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वेग अलग अलग है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ये लुढ़क भले रहा हो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, लेकिन हर कण का वेग अलग अलग है, क्योंकि दिशा अलग अलग हो जा रही है। तो बारीकी से बात को समझने का प्रयास करें। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जितने बिंदु हैं P1, P2, P3, P4 सबके वेग अलग अलग हैं, जैसा कि तीर दर्शाते हैं। तो तीर जो दिशा बता रहे हैं उसी दिशा में उस क्षण में वेग है। ध्यान दीजिए, अभी ये और लुढ़केगा तो ये और तीर इधर आएगा। तो ये क्षण विशेष पर ये बात हो रही है। वास्तव में संपर्क बिंदु P3 का वेग किसी भी क्षण शून्य है, यदि बेलन बिना फिसले हुए लुढ़कता है। तो ध्यान दीजिए, जो संपर्क बिंदु है ये P3, इसका वेग किसी भी क्षण पर 0 है। किसी भी क्षण पर 0 है। यानी 0 क्यों कह रहा है? कि ये तो हमेशा नत तल पर ही रहता है, ये P3 बिंदु। तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु माना जाए तो इसका वेग 0 होगा। तो वही कह रहा है, वास्तव में संपर्क बिंदु P3 का वेग किसी भी क्षण 0 है, यदि बेलन बिना फिसले हुए लुढ़कता है। ध्यान दीजिए, ये फिसले ना लुढ़के, फिसले ना लुढ़के। तो P3 का वेग 0 होगा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये P3 बिंदु, आप ध्यान दीजिए, P3 का मतलब ये नहीं है कि कोई पॉइंट बना दिया गया है और ये लुढ़क रहा है तो P3 ऊपर चला जाएगा। नहीं, लुढ़क के चाहे जहां जाए, हम ये आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन और ये बिंदु जो टच में है इसको यहीं पर मानेंगे, चाहे ये जितना लुढ़क जाए। तो इसको ध्यान देना कि P3 का मतलब जो संपर्क बिंदु है इंक्लाइंड प्लेन और बेलन का, ये कहने का मतलब है।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3 इज 0 एट एनी इंस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी संपर्क बिंदु की बात हो रही है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये P3 यहाँ ऊपर नहीं मानेंगे, P3 यहीं पर संपर्क बिंदु पे ही मानेंगे। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P3 0 एट एनी इंस्टेंट इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। जब ये सिलेंडर बिना स्लिपिंग यानी बिना लुढ़के हुए फिसलेगा, बिना फिसले हुए लुढ़केगा। रोल मतलब लुढ़कना, रोलिंग, रोल का मतलब लुढ़कना। तो बिना फिसले हुए लुढ़केगा जब, तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। तो ये सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि आइए हम उसी नत्तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक धातु या लकड़ी के बेलन की गति पर विचार करते हैं। चित्र 6.2 जैसा अभी हमने देखा, यह दड़पिंड बेलन नत्तल यानी इंक्लाइंड प्लेन के शीर्ष से उसकी तली तक स्थानांतरित होता है, यानी उस ऊपर वाले स्थान से नीचे स्थान तक जाता है। स्थानांतरण का मतलब उसकी स्थिति बदल जाए, अपने जिस बिंदु पर था वहां से हट जाए, अतः इसमें स्थानांतरण गति प्रतीत होती है। लेकिन चित्र 6.2 यह भी दर्शाता है कि इसके सभी कण क्षण विशेष पर एक ही वेग से नहीं चल रहे हैं। जैसा ऊपर स्थानांतरण गति यानी ट्रांसलेशनल मोशन में एक ही वेग से चल रहे थे, यहाँ पर एक ही वेग से नहीं चल रहे हैं, अतः पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति में नहीं है। इसलिए केवल स्थानांतरण गति नहीं है, इसमें और भी कोई गति है। तो कह रहा था इसकी गति स्थानांतरणीय होने के साथ साथ कुछ और अलग भी है। तो सिर्फ स्थानांतरण या ट्रांसलेशनल गति नहीं है, बल्कि अब ये लुढ़क भी रहा है, तो कुछ और भी गति है इसमें। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है यह कुछ और अलग भी क्या है, यह समझने के लिए आइए हम एक ऐसा दृढ़ बिंदु लें जिसको इस प्रकार व्यवरुद्ध कर दिया गया है कि वो स्थानांतरण गति ना कर सके, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके। किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरण गति को निरुद्ध करने की सर्व सामान्य विधि यह है कि उसे एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए कि कोई पिंड स्थानांतरण गति ना करे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, किसी सरल रेखा में गति ना करे, तो जाहिर सी बात है कि उसको एक किसी बिंदु पर फिक्स कर दिया जाए। तब इस दृढ़ पिंड की एकमात्र संभावित गति घूर्णी गति होती है। तब ध्यान दीजिए कि इस पिंड की एक ही गति बचेगी जिसको घूर्णी गति कहेंगे, घूमने वाली गति। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए घूर्णी गति को रोटेशनल मोशन कह रहा है, रोटेशनल मोशन, यानी सिर्फ अब इसमें घूर्णन गति बचेगी। तो आप देखिए बारीकी से बात को समझने का प्रयास करिए कि जिसे हम चक्रण कह रहे थे, स्पिन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जैसे बाल घूमते हुए कहीं जाती है तो ये चक्रण है, स्पिन। लेकिन ये पंखा अगर अपने ही बिंदु पर घूम रहा है तो इसको हम रोटेशन या घूर्णी गति बोलते हैं अंग्रेजी में। ये बात को ध्यान देना है। और अपनी एक्सिस पर चूंकि घूम रहा है एक ही बिंदु पर, तो ये बिंदु हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जिस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है वो बिंदु हमारा एक्सिस ऑफ
रोटेशन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि किसी दृढ़पिंड की स्थानांतरण गति को निरुद्ध यानी रोकने के लिए निरुद्ध करने की सर्व सामान्य विधि यह है कि उसे एक सरल रेखा के अंदिश स्थिर कर दिया जाए। तब इस दृढ़ पिंड की एकमात्र संभावित गति घूर्णी गति होगी, वो सरल रेखा जिसके अनुदिश इस दृढ़ पिंड को स्थिर बनाया जाता है, इसकी घूर्णन अक्ष कहलाती है। तो ध्यान दीजिए कि जिस, यहां से पूरा अंडरलाइन करिए कि जिस पिंड को फिक्स किया गया है और उस फिक्स पॉइंट के इधर उधर घूर्णन गति हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। आगे कह रहा है, यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आपको छत का पंखा, कुम्हार का चाक, चित्र 6.31 एवं बी विशाल चक्री झूला जायंट व्हील, जो वहां पर देखे होंगे जिस झूले में आप झूलते हैं, मेला में जाते हैं तो जिस झूले में झूलते हैं जो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे बहुत ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है, उस झूले की बात हो रही है। जायंट का मतलब होता है विशाल, तो जायंट व्हील। मेरी गो राउंड, जो बच्चे जो है एक तरफ एक बैठ जाता है, एक तरफ एक बैठ जाता है, फिक्स रहता है, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते हैं, उसको मेरी गो राउंड कहते हैं। जैसे अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां किसी अक्ष के परितः घूर्णन हो रहा होता है, तो किसी एक्सिस के परितः घूर्णन या रोटेशन हो रहा होता है, ये उसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए फिगर देख लीजिए, पंखा इस एक्सिस के चारों ओर ही घूमता है, कुम्हार का जो चाक होता है इस एक्सिस के ही चारों ओर घूमता है, तो एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन छत का पंखा और कुम्हार का चाक, ये आ जाएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। आइए अब देखिए आगे कह रहा है कि आइए अब हम यह समझने की चेष्टा करें कि घूर्णन क्या है और इसके क्या विलक्षण है, यानी किसे रोटेशन बोलेंगे और इसके क्या कैरेक्टर हैं। तो ये हम अब आगे स्टडी करेंगे। तो चूंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो आज की स्टडी यहीं तक। अब आगे ये लेक्चर आगे हम स्टडी करेंगे।